जीपीसी चित्तौड़गढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जयराज सिंह मीना, सीनियर लेक्चर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। मेरी पिछली वीडियो में आपने जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर है 2016 का, उसका पार्ट 2 का सोल्यूशन में पहले और दूसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। उसी को कंटिन्यूशन में करते हुए तीसरे क्वेश्चन के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि एरे डिक्लेरेशन और मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के बारे में पूछा है इसमें कि एरे क्या है और एरे डिक्लेरेशन और मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि एरे क्या है। एरे के बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं कि एरे जो है वो कलेक्शन ऑफ वन और मोर वैल्यूज ऑफ सेम टाइप। अगर एक ही प्रकार की टाइप की एक से अधिक वैल्यू को अगर स्टोर करना हो तो उसके लिए अपन एरे का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ईच वैल्यू होती है एरे की वो एलिमेंट कहलाती है। और जो प्रत्येक एलिमेंट होता है एरे का वो एक सिंगल वेरिएबल को शेयर करते हैं। यानी ये है कि एक वेरिएबल का नाम देके उसमें एक से अधिक वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है। और प्रत्येक जो एलिमेंट है उसका अपना एक यूनिक इंडेक्स नंबर होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, इस तरह से उसका एक यूनिक इंडेक्स नंबर होता है। और एरे की जो टाइप है वो इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है और कैरेक्टर हो सकता है। ये जो इंडेक्स नंबर होते हैं उसको अपन सबस्क्रिप्ट्स भी कहते हैं। एरे भी दो प्रकार के देखे थे अपने, कि एक सिंगल डायमेंशन एरे होता है और दूसरा मल्टी डायमेंशन एरे हो रहा है, जिसमें 2 डायमेंशन एरे को अपन सी प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं। तो सिंगल डायमेंशन जो एरे है वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है एरे की, जिसमें केवल एक सबस्क्रिप्ट होता है, जबकि 2 डायमेंशन एरे में 2 सबस्क्रिप्ट होते हैं जो रो एंड कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें जो 1 डायमेंशन एरे है उसमें ओनली 1 सबस्क्रिप्ट होता है जो एरे के एलिमेंट को एक्सेस करता है। ऑर्डिनरी वेरिएबल और एरे में देखिए क्या डिफरेंस है। ऑर्डिनरी वेरिएबल के अंदर अपन सिर्फ एक एलिमेंट को, एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, जबकि एरे के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, एक से अधिक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और एक ऑर्डिनरी वेरिएबल की जैसे ही एरे को प्रोग्राम में यूज करने से पहले इसको डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे प्रोग्राम में किसी वेरिएबल को यूज में लेना हो तो उसको पहले स्टार्टिंग में अपन को डिक्लेयर करना पड़ता है। सेम उसी तरीके से एरे को भी उपयोग में लेने से पहले डिक्लेयर किया जाता है। और एरे का जो प्रत्येक एलिमेंट होता है वो एक मेमोरी ब्लॉक को ऑक्यूपाई करता है। और जो मेमोरी की साइज है जो उन ब्लॉक को अपन एलोकेट किए हैं वो डाटा टाइप पर डिपेंड करती है। और जितने भी अलग अलग प्रकार के डाटा टाइप होंगे उनके अनुसार उसी तरह से होगी। जैसे इंटीजर के डाटा टाइप अलग है, फ्लोट के अलग है, कैरेक्टर के है, तो उसी तरह ही उनके ब्लॉक की साइज होती है। तो देखिए यहाँ पर अपन सबसे पहले बढ़ते हैं डिक्लेरेशन ऑफ एरे, यानी एरे को अपन डिक्लेयर कैसे। जैसे भी मैंने कहा आपको कि एरे को यूज में लेने से पहले डिक्लेयर करना जरूरी है। तो सिर्फ इसका सिंटेक्स इस तरह से है, देखिए हम ये सिंटेक्स है सिंगल डायमेंशन एरे का। पहले डाटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद में उस एरे का नाम और साइज। जैसे उदाहरण यहाँ दिया है, ये एरे है मार्क्स नाम का कोई एरे है, उसके अपन ने डाटा टाइप इंटीजर किया है। इसका मतलब है कि इस एरे में अपन इंटीजर टाइप के डाटा ही स्टोर कर सकते हैं। और इसकी साइज क्या है, 10 है। इसका मतलब इसमें 10 एलिमेंट को स्टोर किया जा सकता है। जैसे देखिए ये एक मेमोरी का ब्लॉक अपन को दिया है जिसके अंदर 9 एलिमेंट को स्टोर किया गया है, 0 से लेकर के 9, मतलब 10 एलिमेंट को स्टोर किया गया है। और यहाँ पर हर एक, जैसे मान लो इंटीजर है तो इसके लिए प्रत्येक के लिए 2-2 बाइट का इस्तेमाल किया गया है। अगर फ्लोट होती है तो 4, कैरेक्टर है तो 1 बाइट का। तो उस तरह से मेमोरी की साइज डिसाइड होती है। और ये 0, 1, 2, 3, 4 पर इसको अपन इंडेक्स बोलते हैं, यानी यूनिक इंडेक्स नंबर होता है। यहाँ पर ये लेंथ जो है एरे की वो क्या है, 10 होगी। और ये प्रत्येक एलिमेंट को इंडिकेट करता है। देखिए सिंगल डायमेंशन एरे को किस तरह से अपने इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक बार अगर एरे डिक्लेयर हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होती है उसको
इनिशियलाइज करना, यानी वैलिड रूप से और एप्रोप्रिएट वैल्यू से उसको इनिशियलाइज करना। तो एरे को जो है इस तरह से देखिए, अगर अपन एरे को इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, गार्बेज वैल्यू इंडिकेट कर देगा। जीरो इनिशियलाइज नहीं होगा, बल्कि ऑल एरे एलिमेंट विल हैव द गार्बेज वैल्यू। और ये डिक्लेरेशन के समय भी इसको इनिशियलाइज किया जा सकता है। जैसे इसका सिंटैक्स इस तरह से है, डाटा टाइप, ये एरे नाम, और ये साइज हो गई, और ये वैल्यू है जो प्रत्येक एलिमेंट की वैल्यू क्या दिखा रहा है। ये एन वैल्यूज है जो साइज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट को अपन जो वैल्यू असाइन किया है इन ऑर्डर इन विच दे आर लिस्टेड, यानी एलिमेंट को उसी तरह से वैल्यू असाइन करते हैं जिसमें वो जिस ऑर्डर के अंदर आए। जैसे वैल्यू 1, 1, 3, वैल्यू 2, वैल्यू एन आर असाइन टू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एलिमेंट। तो जैसे 1 की वैल्यू को अपन पहले एलिमेंट को असाइन करेंगे, दूसरे वैल्यू दूसरे एलिमेंट को असाइन करेंगे, इसे जिस ऑर्डर में वो आ रहे हैं उसी ऑर्डर में असाइन। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, मार्क्स नाम का कोई एरे है, इसकी साइज है 5 और ये इसके एलिमेंट दे दिए हैं। तो मार्क्स 0 में 51 होगा, मार्क्स 1 में 62, मार्क्स 2 में 63, मार्क्स जो है 3 और 4, यानी 0 से लेकर के 4 तक इसका इंडेक्स होता है। स्टार्टिंग 0 से शुरू होता है। अब किस तरह से अपन एलिमेंट को असेस करेंगे। अब पहली प्रक्रिया थी एरे को डिक्लेयर करना, उसके बाद उसका इनिशियलाइजेशन करना, और फिर तीसरी स्टेप होती है उस एरे के एलिमेंट को एसेस किस तरह से किया जाए। यानी वो जरूरी है कि उसके देखिए यहाँ पर जो वैल्यू उसमें स्टोर है उसको किस तरह से एसेस किया जाए। तो यहाँ पर जो है किस तरह से करते हैं, ईच इंडिविजुअल एरे एलिमेंट कैन बी असेस्ड यूजिंग द नेम ऑफ द एरे एंड द सबस्क्रिप्ट वैल्यू, यानी उस एरे का नाम और उसकी सबस्क्रिप्ट वैल्यू क्या है, उसकी सहायता से हम इंडिविजुअल एरे एलिमेंट को एसेस कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपने मार्क्स, अगर इस वाले एलिमेंट को एसेस करना है तो क्या लिखेंगे, मार्क्स 0, क्योंकि इसके सबस्क्रिप्ट क्या है, 0 है। तो ये उसकी साइज, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट जो होते हैं वो साइज के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर 5 है तो 0 से लेकर के 4 तक उसके इंडेक्स होंगे। तो इस तरह से ये अपन एसेस करते हैं। जैसे देखिए एलिमेंट जो है फॉर 0, 1, 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली। अब मेमोरी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, पहला हो गया डिक्लेरेशन, दूसरा हो गया इनिशियलाइजेशन, और तीसरा हो गया एलिमेंट को एसेस करना, और चौथा अपन पढ़ेंगे कि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। कि जिससे ही देखो एरे को डिक्लेयर किया, जिस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और मेमोरी अलोकेट हो जाती है, वैसे ही एरे को भी जैसे ही डिक्लेयर किया जाता है, क्योंकि एरे भी क्या है कि वेरिएबल है जिसके अंदर एक से अधिक वैल्यू को स्टोर किया गया है। तो इसमें जो भी एलिमेंट स्टोर किए जाएंगे वो कॉन्टिजियस ब्लॉक ऑफ द मेमोरी में स्टोर करते हैं, एक ब्लॉक बना देते हैं यहाँ पर कि all element in the area are always stored next to each other, यानी एक कंटिन्यूस यानी कंटिजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं एक के बाद एक। तो ये रिप्रेजेंटेशन इस तरह से दिया गया है, देखिए आप, ये कंटिजियस बाइट जो है वो ऑक्यूपाई की जा रही है। ये मार्क्स 1 में 51 है, फिर नेक्स्ट इसमें 62, फिर 43, फिर 74, 55। ये 2001 या मेमोरी एड्रेस से पहला इसको इंडिकेट किया है, और फिर 2 और 1, यानी 2001 और 2, ये 2 बाइट है। क्योंकि ये इंटीजर दिखाया गया है तो इंटीजर में अपन ये एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक जो एलिमेंट है वो 2 बाइट को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर 2-2 बाइट का जो एड्रेस है वो छोड़ के अपन एड्रेस देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन जो पहला एलिमेंट है वो 2001 से 2002 की मेमोरी लोकेशन को ऑक्यूपाई करेगा। ऐसे प्रत्येक एलिमेंट जो है वो इसके अकॉर्डिंग मेमोरी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो ये हुआ रिप्रेजेंटेशन कि किस तरह से जो है एलिमेंट में सिंगल डायमेंशनरी को रिप्रेजेंट किया जाता है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। जो तीसरा क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट, यानी हर एक क्वेश्चन के 2-2 पार्ट है। अभी अपन ने क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया। अब सेकंड जो है वो क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि स्विच स्टेटमेंट क्या है। स्विच स्टेटमेंट जो है विद एग्जांपल इसको डिस्क्राइब करना है।
तो सबसे पहले अपन को देखना है कि स्विच स्टेटमेंट क्या है। स्विच स्टेटमेंट जो है ये किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को टेस्ट करता है और उसको कंपेयर करता है विद मल्टीपल केस। यानी कोई भी एक जो वैल्यू है उसको अपन असाइन करते हैं और फिर वो केस दिए होते हैं, उस केस की वैल्यू से वो कंपेयर करते हैं। जैसे ही वो मैच हो जाता है और ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट जो उस केस के में एसोसिएट है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। तो स्विच के जो प्रत्येक ब्लॉक का एक केस होता है उसका अपना एक अलग नंबर होता है, यानी हर केस को अपन एक अलग नंबर देंगे या अलग नाम दे दिया जाता है और उसको अपन आइडेंटिफायर करते हैं। ध्यान रखिए स्विच के अंदर प्रत्येक केस का जो नंबर है वो अलग होगा, ठीक है। वैल्यू प्रोवाइडेड बाय द यूजर इज कंपेयर्ड विद ऑल केस इनसाइड द स्विच ब्लॉक अंटिल मैच इज फाउंड। और जब तक वो मैच फाउंड नहीं हो जाता है, जब तक प्रत्येक केस की जो वैल्यू है उसके साथ वो हर एक केस को कंपेयर करेगा उसकी वैल्यू से। जैसे ही मैच फाउंड होगा और फिर ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। तो देखिए इसका उदाहरण जो है अपने इसके आगे दिया है, ये एक उदाहरण है। ये स्विच स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया गया है। स्विच के साथ ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर वैल्यू भी हो सकती है और कैरेक्टर वैल्यू भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन, उसके बाद केस, ये वैल्यू है, वैल्यू 2 और इस तरह से वैल्यू n तक, और हर एक के साथ केस में एक ब्लॉक अपन दिया है और ये हर एक केस का जो टर्मिनेशन है वो ब्रेक स्टेटमेंट के द्वारा। जैसे ये ब्रेक होगा और कंट्रोल जो है वो स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। स्विच स्टेटमेंट के जो क्लोजिंग ब्रेसेस है, कर्ली ब्रेसेस, उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पर ये कंट्रोल आ जाएगा। जब तक ये मैच करता रहेगा जब तक कि इसमें फाउंड नहीं हो जाते हैं, अदरवाइज अगर कोई वैल्यू नहीं दे रखी है तो डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये एक्सप्रेशन के अंदर ये इंटीजर एक्सप्रेशन भी हो सकती है और कैरेक्टर भी हो सकती है। और ये जो वैल्यू 1 2 3 है ये केस का लेवल भी बोलते हैं, जो इसको अलग अपने आप में यूनिक यानी इंडिविजुअली जो है आइडेंटिफाई करते हैं। और ये जो लेवल है वो सेम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर दो केस का लेवल सेम है तो जो पहले आएगा वही उसको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद नहीं करेगा। फिर वो जो है सेकंड के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मान लो अपन सेकंड वाला ऑप्शन एग्जीक्यूट करना चाहे तो एग्जीक्यूट नहीं, क्योंकि सेम लेवल है तो जो स्टार्टिंग में जो भी आएगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद जो है बाहर आ जाएगा। एक ही याद रखना है कि केस के बाद जो लेवल है उसका एंड हमेशा कॉलन के द्वारा होता है। ये देखिए कॉलन हमेशा हर केस का जो लेवल उसके साथ कॉलन द्वारा इसका एंड होता है। और ये ईच ऑफ दीज ब्लॉक इज एसोसिएट विद द ब्लॉक, और ये ब्लॉक के द्वारा एसोसिएट होते हैं। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो इसमें है, और ब्लॉक क्या है, ब्लॉक कुछ भी नहीं है बल्कि मल्टीपल स्टेटमेंट का एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ द स्टेटमेंट है जो उसको एग्जीक्यूट करना है अगर केस फाउंड मैच फाउंड हो जाता है। और जब भी स्विच एग्जीक्यूट होगा तो वैल्यू ऑफ टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद ऑल द केसेस व्हिच वी हैव डिफाइंड इनसाइड द स्विच। यानी स्विच स्टेटमेंट के अंदर जितने भी केस अपने डिफाइन किए गए हैं उसके हर एक के साथ वो जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू है उसको कंपेयर की जाएगी। सपोज अगर टेक्स्ट एक्सप्रेशन कंटिन्यू यहाँ पर 4 है तो जैसे ही वो 4 जो है वो फाउंड होगा, लेवल जिसका 4 लगा हुआ है वो एग्जीक्यूशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। और ब्रेक जो कीवर्ड होता है, यानी ब्रेक स्टेटमेंट इसके अंदर आता है, वो ये हर एक केस में आएगा ये, और ये इंडिकेट करता है कि दिस इज द एंड ऑफ पर्टिकुलर केस। अगर अपन ब्रेक स्टेटमेंट को नहीं रखेंगे प्रत्येक केस के अंदर तो क्या होगा, केस एग्जीक्यूट तो होगा लेकिन स्विच विल कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट ऑल केसेस, यानी सारे केसेस को वो एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कि लास्ट में नहीं पहुंच जाते। क्योंकि अपन को एक टाइम में एक ही केस जो है एग्जीक्यूट करवाना है तो उसमें अपन को ब्रेक स्टेटमेंट देना जरूरी है, अन्यथा क्या हो जाएंगे, सारी जितनी भी केस दे रखे हैं वो 1 बाय 1 जो है एग्जीक्यूट हो जाएंगे।
तो अगर ब्रेक लगा दिया तो फिर ये इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही एक केस का एग्जीक्यूशन हुआ, ब्रेक स्टेटमेंट आया और उसको टर्मिनेट कर देता है। तो ब्रेक जो स्टेटमेंट है विल टर्मिनेट द केस वंस इट इज एग्जीक्यूटेड एंड कंट्रोल विल फॉल आउट ऑफ द स्विच स्टेटमेंट और बाहर आ जाएगा। डिफॉल्ट जो केस होता है वो ऑप्शनल केस होते हैं। जब भी अगर मान लो किसी भी जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन दे रखी है उसकी वैल्यू अगर मैच नहीं करती है किसी भी केस के द्वारा, तो फिर डिफॉल्ट जो दे रखा है वो एग्जीक्यूट होता है। और जरूरी नहीं होता है कि हर एक स्विच के स्टेटमेंट में अपन डिफॉल्ट को लिखना कोई आवश्यक नहीं होता। अगर डिफॉल्ट में है तो अगर मैच नहीं करता है तो वो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट। और जैसे ही स्विच जो है एग्जीक्यूट होगा, कंट्रोल कहाँ चला, जैसे यहाँ पर देखिए डायग्राम के द्वारा अपन लिखा है, ये स्विच स्टेटमेंट है और इसके अंदर ये अलग अलग केसेस, ये ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। जैसे ही ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होता है तो ब्रेक होकर के वापस स्टेटमेंट कहाँ जाएगा, नेक्स्ट, यानी स्विच के बाहर निकल जाएगा। ब्लॉक 2 का निष्पादन होता है तो भी ब्रेक होकर यहाँ आ जाएगा, और ब्लॉक अगर 3 का होता है तो भी ब्रेक होकर के यहाँ आ जाएगा। ये 3 केस अपन ने यहाँ पर देखा। ये एग्जाम्पल की सहायता से अपन दिखाए यहाँ पर देखिए, ये एक एग्जाम्पल दिया है अपन ने स्विच का। ये मेन प्रोग्राम या एक नंबर वेरिएबल है, इसको अपन ये स्विच है, स्विच में अपन को जो है ये लेबल इसमें लगाया 7, 8, 9 और डिफॉल्ट। अब यहाँ चेक करेंगे नंबर की इसकी वैल्यू जो 8 यहाँ पर मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आउटपुट में अपन को क्या मिलेगा, वैल्यू 8। और जैसे ही ब्रेक आया और ये टर्मिनेशन होकर के ये स्विच यहाँ आ जाएगा रिटर्न। ये इस तरह से वर्क करता है स्विच स्टेटमेंट में। ये दूसरा उदाहरण दीजिए जिसमें यह ब्लॉक दे रखा है, यानी कंटिन्यू केस दे रखे हैं लेवल 1, 2, 3, उसके बाद में यही आ रहा है। तो चाहे ये नंबर की वैल्यू 1 हो, चाहे 2 हो या 3 हो, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ही अगर वैल्यू चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ नंबर की वैल्यू क्या है, 5, तो आउटपुट क्या आएगा, ये वाला आउटपुट आएगा। तो अपन कुछ स्विच स्टेटमेंट के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जिसके बारे में अपन को जानकारी रखना जरूरी होता है। एक्सप्रेशन मस्ट ऑलवेज एग्जीक्यूट रिजल्ट, जो एक्सप्रेशन है उसका कोई ना कोई रिजल्ट होना चाहिए। केस लेवल मस्ट बी कांस्टेंट और यूनिक, केस का जो लेवल है वो कांस्टेंट होना चाहिए या फिर और यूनिक भी होना चाहिए। केस लेवल का जो एंड है वो कॉलन के द्वारा होना चाहिए। और ब्रेक कीवर्ड जो है मस्ट बी प्रेजेंट इन ईच केस, ईच केस के अंदर ब्रेक कीवर्ड का होना जरूरी होता है। और एक डिफॉल्ट लेवल भी इसमें हो सकता है, और स्विच के अंदर एक और स्विच स्टेटमेंट भी हो सकता है, यानी नेस्टेड मल्टीपल स्विच स्टेटमेंट होते हैं जिसको अपन नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट भी कर सकते हैं। तो ये स्विच स्टेटमेंट के बारे में अपन ने पढ़ा। दूसरा है स्टोरेज क्लास के बारे में। जो चौथा क्वेश्चन है, ये चौथे क्वेश्चन का पहला है, व्हाट इज स्टोरेज क्लास। तो स्टोरेज क्लास जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको कि ये किसी भी वेरिएबल की लोकेशन और उसकी विजिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और ये भी तय करता है कि कौन से जो है किस तरह से कौन सा पार्ट जो है उस वेरिएबल को एक्सेस करेगा और कहाँ कहाँ करेगा, किस ब्लॉक के अंदर करेगा। तो ये सब स्टोरेज क्लास में होते हैं। उसके वेरिएबल स्कोप को, वेरिएबल की कौन सी लोकेशन में उसको स्टोर किया जाना है, कहाँ पर स्टोर होगा, ठीक है, उसको किस तरह से अपन उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, और चौथे हैं उसका लाइफ टाइम क्या होगा उसका, और कौन उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। तो ये 4-5 बातें जो है इसमें ध्यान रखना है, वो जरूरी है स्टोरेज क्लास के बारे में। वो स्टोरेज क्लास कितने प्रकार की होती है इसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। आज यहीं पर ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।